मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी चल रही होगी। इसके पहले हमने पढ़ा था लैमार्कवाद के बारे में, ठीक है। लैमार्कवाद आपको थोड़ा सा कम अच्छे से समझ में आया था लेक्चर के बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक लेक्चर अलग से लैमार्कवाद का बनाया। अब ये बनाने वाला हूँ डार्विनवाद का, ठीक है। डार्विनिज्म क्या होता है, डार्विनवाद क्या होता है, तो देखो आपको बता दे पहले, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चले, और हमारी एक गारंटी है कि पूरा डार्विनवाद आपको समझ में आएगा। डार्विनवाद, डार्विनिज्म। डार्विन क्या थे? डार्विन एक ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? ब्रिटेन के एक प्रकृति वैज्ञानिक थे, है ना। इनका पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। क्या नाम था? अगर इनके पूरे नाम की बात देखी जाए तो इनका नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ठीक है। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन, ठीक है। ये देते हैं डार्विन, इनको इनका पूरा नाम है, खाली इनका नाम डार्विन लिया जाता है और ये अपना सिद्धांत देते हैं। उस सिद्धांत का नाम है प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन। चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ना सन 1831 में, कब? तो सन 1831 में एक विश्व सर्वेक्षण जहाज था, ठीक है। विश्व सर्वेक्षण का मतलब कि वो पूरे विश्व में जाता था, सर्वेक्षण करता था, खोज करता था, नई जातियों को देखता था। तो इनको बहुत कम उम्र में ही, डार्विन चाचा को, ये देखो इनको, तो इनको बहुत कम उम्र में ही विश्व सर्वेक्षण जहाज में जाने का मौका मिल गया, है ना। अलग अलग द्वीपों में, अलग अलग देशों में जा करके अलग अलग जीवों पर खोज करने का इन्हें अवसर प्राप्त हुआ, इन्हें मौका मिल गया। और उस जहाज का नाम था MHS बीगल, ठीक है। बीगल नामक जहाज, बीगल नामक जहाज। तो बीगल नामक जहाज में डार्विन क्या करते हैं? तो डार्विन अपनी यात्रा करते हैं और ये यात्रा, पता है, ये यात्रा 5 साल तक चलती है, ठीक है। कितने साल तक? तो ये जो यात्रा करते हैं बीगल नामक जहाज में, पूरे विश्व की, पूरे विश्व के, है ना, द्वीप में जाते हैं अलग अलग। तो यात्रा इनकी चलती है 5 साल, ठीक है। डार्विन की यात्रा चलती है 5 साल। इनकी थ्योरी है नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। तो 1809 से 1882, ठीक है, लैमार्कवाद के विकास, मतलब लैमार्कवाद के सिद्धांत के बाद 1809 से 1882 के बीच में डार्विन ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया, ठीक है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आप लोग को? आगे चलें। अब देखिए, आगे आइए कि जब ये विभिन्न देशों में यात्रा कर रहे थे, विभिन्न जातियों की खोज कर रहे थे, विभिन्न जीवों पर रिसर्च कर रहे थे, विभिन्न जीवों को देख रहे थे, तो इन्होंने अपनी एक थ्योरी दे दिया, ठीक है। जब इन्होंने विभिन्न जीव जंतुओं का अध्ययन किया, ठीक है, तो इन्होंने, पता है कितने साल, 5 साल तो ये घूमे, लेकिन 20 साल के अध्ययन के बाद, है ना, 20 वर्षों तक उनके बारे में अध्ययन किया। तो 20 वर्षों के अध्ययन के बाद, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, 20 वर्षों के अध्ययन के बाद क्या होता है? 20 साल तक भैया ही चाचा मिलके पढ़ते हैं और फिर अंतिम में आता है एक डेट 1859 ईस्वी में इन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया और इनके सिद्धांत का नाम है प्राकृतिक वर्णवाद, द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। इन्होंने सिद्धांत प्रस्तुत किया, क्या है? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। ये थ्योरी, ये सिद्धांत डार्विन ने प्रस्तुत किया, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। किस में प्रस्तुत किया? इसको कहीं ना कहीं तो लिखा होगा ना। तो डार्विन चाचा एक किताब लिखते हैं ना, एक बुक लिखते हैं, एक पुस्तक लिखते हैं। पुस्तक का नाम है ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन। क्या नाम है? ओरिजिन, हिंदी से भी लिख सकते हो, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय
ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये बुक इन्होंने लिखा डार्विन ने, और इसी सिद्धांत को इसी बुक के अंदर लिखा गया। ठीक है, तो ये पूछ लिया जाए लैमार्क की पुस्तक का क्या नाम है, तो लैमार्क की पुस्तक का आप आसानी से जवाब देंगे फिलोसफिक जूलॉजिक। और अगर पूछा जाए डार्विन की पुस्तक का क्या नाम है, तो यहां पर भी आसानी से जवाब दोगे ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, बोलना नहीं चाहिए। और ये दोनों ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ठीक है, चलें देखो अब देखते हैं डार्विन ने ना, डार्विनवाद क्या क्या है, डार्विन के सिद्धांत कितने हैं। ठीक है, डार्विन ने क्या क्या बताया। यहां पर आप लोगों ने देखा होगा स्लाइड चला करती है ना लैमार्कवाद में स्लाइड, तो वो स्लाइड आपको वीडियो के लास्ट में सभी स्लाइड देखने को मिलेगा इकट्ठा, मतलब है ना, एक एक अलग अलग करके। तो यहाँ कुछ समय के लिए आता है, यदि आप चाहें तो उसको रोक करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उसको रोक करके अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, डार्विनवाद में पहला आता है जीवों में जीवोत्पत्ति या फिर संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। ठीक है, पहला नियम आता है कि जीवों में संतानोत्पत्ति की प्रचुर क्षमता। ठीक है, पहला हेडिंग, पहला नियम लिखो, इसमें समझो। पहले जीवों में मतलब कोई जीव है, उसके अंदर संतान को उत्पत्त करने की, है ना, यानी कि जीवों के अंदर वो बच्चा पैदा करने की उसके अंदर प्रचुर क्षमता पाई जाती है। ठीक है, पानी डाल दो इसमें। ठीक है, क्या होता है कि कोई जीव है तो उसके अंदर बच्चा पैदा करने की प्रचुर क्षमता पाई जाती है। ठीक है, जैसे इन्होंने बताया कि ये जो क्षमता होती है ना, ये निम्न क्लास के श्रेणियों में, निम्न क्लास के जीवों में, है ना, यानी कि निम्न कोटि के जीवों में जनन क्षमता अधिक पाई जाती है। ये चीज यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है ना। निम्न जाति के जीवों में, निम्न जाति के जीवों में यह क्षमता अधिक पाई जाती है ना। तो निम्न जाति के जीवों में क्या होती है, ये क्षमता अधिक पाई जाती है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे समुद्री सीप होती है ना, वो प्रतिवर्ष 6 करोड़ अंडे देती है। ठीक है, क्या है, जो समुद्री सीप है वो प्रतिवर्ष 6 करोड़ अंडे देती है। 6 करोड़, और सोचो 6 करोड़ अगर वो साल भर में 6 करोड़ दे रहे, तो एक समय ऐसा आएगा कि पूरा समुद्र ना समुद्री सीप से ही ढक जाएगा। फिर क्या होगा, अभी और आगे देखना। अभी इनका नियम एक अगला और है, जो एस्कैरिस होती है, एस्कैरिस अपने जीवन काल में 2 करोड़ 70 लाख अंडे देती है ना। एस्कैरिस लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। एस्कैरिस अपने जीवन काल में 2 करोड़ 70 लाख अंडे देता है। अगर ये 2 करोड़ 70 लाख अंडे विकसित हो जाएं, इनसे बच्चा निकल आए, इनसे बच्चा बन जाए, तो क्या आप मुझे बताइए, क्या ये पूरे पृथ्वी को एक समय में ढाक लेंगे कि नहीं? पूरे पृथ्वी को एक समय में अपने कैप्चर में ले लेंगे कि नहीं? पूरी पृथ्वी को अपने कब्जे में ये एस्कैरिस ले लेंगे कि नहीं? जी हाँ भैया, बिल्कुल ले लेंगे। क्यों? क्योंकि अब ये क्या होगा, बहुत ढेर सारे जीव, अगर सबके अंदर जीवन हो गया, है ना, सब सही से रहने का आने लगे, सबको सही वातावरण मिल गया, तो क्या होगा, सब राजा बन के घूमेंगे। ठीक है, अब आता है दूसरा नियम। ठीक है, तो इसमें लिखोगे जीवों में संतान उत्पन्न करने की, प्रत्येक जीवों में संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता पाई जाती है, जिससे जीव संतान की उत्पत्ति करते हैं। ठीक है, निम्न जाति के जीवों के अंदर ये क्षमता सबसे अधिक पाई जाती है, जैसे, ठीक है, संतान उत्पन्न करने की प्रचुर क्षमता। इसके बाद आता है जीवन संघर्ष, यही तो इंपॉर्टेंट है ना। ये जो सीप थी ना, सीप ने 6 करोड़ अंडे तो दे लिया, लेकिन अब यहीं पे होता है जीवन संघर्ष। लाइफ में अब स्ट्रगल होता है, और जो ये संघर्ष में जीत जाता है वही आगे चल के अपना जीवन सही से जी पाता है, नहीं तो वो मार दिए जाते हैं। जीवन संघर्ष के अंदर क्या होता है, तो आपको बता दें कि जैसे जीव को पैदा होते ही, जब कोई जीव पैदा होता है ना, तो उसके पैदा होते ही उसको जल चाहिए, भोजन चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, है ना, एक उसको सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती है।
है ना। जीवन संघर्ष क्या होता है कि जीव के पैदा होते ही जीव को रहना, खाना, भोजन, है ना, उसके सुरक्षित स्थान की बिल्कुल आवश्यकता होती है। और जब ये जीव, समझना क्या कह रहा हूं, जब ये जीव अधिक संख्या में पैदा हो जाते हैं, जब ये जीव अधिक संख्या में हो जाते हैं, तब इन आवश्यकताओं की जो पूर्ति होती है उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है इनको। ठीक है, जब ये जीव अधिक मात्रा में हो जाएंगे, जैसे ये मेरा स्टूडियो है, इस स्टूडियो के अंदर ये पता है कि एक समय में 1 लोग क्लास ले सकते हैं, लेकिन अगर यहीं पर 4 टीचर आ जाएं, बोले मैं भी क्लास लूंगा, मैं भी क्लास लूंगा, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैं आवाज़ करूंगा, वो करूंगा, तो उनको भी आवाज़ गूंजेगा, तो किसी को कुछ समझ ही नहीं आएगा। इससे क्या हुआ? इससे हम चारों के बीच में संघर्ष होने लगा। कोई बोल रहा है मैं लूंगा, कोई बोल रहा है मैं लूंगा। अब हम बोलेंगे नहीं क्लास तो हम ही लेंगे, फिर वो चारों लोग बोले अच्छा ठीक है, सब लोग लड़ाई करते हैं, जो जीत जाएगा वही क्लास लेगा। हम बोले भैया लड़ाई तो हम नहीं करेंगे, हम दूर खड़े हो गए, तुम लोग लड़ लो। वो लोग लड़ाई की, अपना जो भी बॉडी बिल्डर था वो जीत गया, वो रहने लगा, बाकी भगा दिया, हमको ही भगा दिया, हम भी चले गए भाई दूसरी जगह क्लास लेने, है ना। जैसे किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में गए, बहुत बहुत ढेर सारे टीचर, भगा दिए टीचर, जाओ। तो ऐसे होता है, जीवन संघर्ष करना पड़ता है यहाँ पे। ठीक है, वो संघर्ष यहाँ पे खाली पढ़ाने का संघर्ष था, लेकिन जो ये संघर्ष है, जीवन संघर्ष है, जीवन जीने का संघर्ष करना पड़ता है। ठीक है, पृथ्वी पर जीवन जीने का संघर्ष करना पड़ता है। आज इसमें आप लिख लीजिए कि जीवों को जीव के पैदा होते ही उसको जल, भोजन और रहने के लिए एक सुरक्षित स्थान की आवश्यकता होती है। लेकिन जब ये जीव अधिक मात्रा में हो जाते हैं, अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं, तब इनके आपस के बीच में इन्हीं संसाधनों के बीच इनमें संघर्ष होता है, जिसको जीवन संघर्ष बोलते हैं। बताइए, जैसे अगर आप लोग एक भाई हैं तो वो बहुत अच्छे से रहता होगा, या कोई एक बहन है आपके, मतलब एक बहन क्या, एक लड़की है किसी घर में, तो वो बहुत अच्छे से रहती होगी। ठीक है, अगर उसी जगह उस एक लड़की को छोड़ के 5 लड़की उसके घर में पैदा हो जाती, तब देखो जीवन संघर्ष होता कि नहीं। किसी के पास कपड़े नहीं रहते तो किसी के पास खाना नहीं रहता, कोई रोता कोई गाता, है ना, ऐसे होता है ना। तो ये जीवन संघर्ष ना 3 प्रकार से होता है। एक होता है सजातीय जीवन संघर्ष, अंतरजातीय जीवन संघर्ष और वातावरणीय जीवन संघर्ष, है ना। क्या होता है? सजातीय जीवन संघर्ष, अंतरजातीय जीवन संघर्ष, वातावरणीय जीवन संघर्ष। सजातीय जीवन संघर्ष क्या है? मतलब जब सजातियों के बीच में जीवन संघर्ष हो जाए। जैसे देखो, गाय चारा खाती है। अगर गाय की मात्रा पृथ्वी पर बहुत ज्यादा हो जाए तो उस चारे के लिए, उस हरी घास के लिए संघर्ष करना पड़ेगा ना। बताइए आप मुझे, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या उस हरी घास के लिए संघर्ष करना पड़ेगा कि नहीं, मतलब नहीं करना पड़ेगा? आप लोगों ने बोला बिल्कुल करना पड़ेगा, है ना। सजातीय जीवन संघर्ष यानी कि गाय भी देखो चारा खा रही है, एक गाय बोलेगी मैं खाऊंगी, दूसरी बोलेगी ये नहीं मैं खाऊंगी। इस तरह क्या होगा? इस तरह धीरे धीरे देखते देखते उनके अंदर जीवन संघर्ष होने लगेगा। एक समय आएगा घास खत्म हो जाएगी, ठीक है, उनको जीवित रहने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये है एक सजातीय जीवन संघर्ष, मतलब सजातियों के प्रति, जैसे गाय है ना, एक जाति के प्रति। अंतरजाति मतलब जैसे आप सोच लो कि एक गिलहरी है ना, गिलहरी आम खाती है। ठीक है, तो अब जो आम खाने की जो प्रक्रिया है ना, वो एक तोता आता है, वो तोता पूरा आम खा जाता है। ठीक है, तो गिलहरी खाना क्या मिलेगा? तोता बहुत अधिक मात्रा में हो गए पृथ्वी पर, समझना, तोता बहुत ज़्यादा हो गए। अब गिलहरी 8-10 तो नीचे बैठी, बोलेगी अच्छा आम आएगा तो हम खाएंगे, है ना। इससे गिलहरी पेड़ में चढ़ जाती है, एग्जाम्पल मान लो, है ना, बता रहा हूँ। तो वो तोता आम खा रहा है और उससे हानि किसको हो रही? गिलहरी को। यानी कि अंतर जाति, दूसरी जाति के हैं, लेकिन उनके बीच जीवन संघर्ष हो रहा है। वातावरणीय जीवन संघर्ष, तो वातावरणीय जीवन संघर्ष ना सबके अंदर होता है। वातावरण में बदलाव होता रहता है, जो इस वातावरण को झेल पाता है, जो इस वातावरण में टिक पाता है वही जिंदा रह पाता है, और जो नहीं टिक पाता है और जो इस वातावरण को नहीं झेल पाता है वो मर जाता है। ठीक है, ये है जीवन संघर्ष। तीसरा है लैमार्कवाद का योग्यतम की उत्तरजीविता। तीसरा क्या है? तो तीसरा है योग्यतम की उत्तरजीविता। योग्यतम मतलब जो योग्य होगा
उत्तरजीविता मतलब वो जो वही व्यक्ति जिएगा, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं योग्यतम की उत्तरजीविता, या फिर इसको बोल देते हैं प्राकृतिक चयन, है ना। कि जो वातावरण सेलेक्ट कर देगी, जो वातावरण बता देगी, वही जीव जिएगा, ठीक है। योग्यतम की उत्तरजीविता के अंदर क्या होता है कि जब जीवन संघर्ष होता है ना, जीवन संघर्ष के अंदर वही जीव जीवित रहते हैं जो अपने आप को वातावरण में होने वाले परिवर्तनों के अनुसार बदल लेते हैं, वो जीव जीवित रहते हैं, और जो नहीं बदल पाते हैं वो मर जाते हैं। योग्यतम की उत्तरजीविता मतलब प्राकृतिक चयन, यानी कि प्रकृति जो होती है, वातावरण जो होता है, वातावरण क्या करता है, बदलता रहता है, वातावरण बदलता रहता है। जब ये वातावरण बदलता रहता है तब यहां ये देखने को मिलता है कि वातावरण बदलेगा तो कुछ जीव होंगे वो अपने आप को नहीं बदल पाते, है ना, अपने को नहीं बदल पाते, नहीं बदल पाते, और वही जीव क्या होते हैं, वही जीव मर जाते हैं। और जो उसी बदलते हुए वातावरण के अनुसार ढल जाते हैं वो जीव जीवित रह जाते हैं, ठीक है। तो इसमें साफ से आप लोग लिख सकते हैं कि जीवन योग्यतम की उत्तरजीविता यानी कि जीवन संघर्ष में वही जीव जीवित रहते हैं जो अपने आप को वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार बदल लेते हैं, वही जीव जीवित रहते हैं। और जो जीव इस वातावरण में होने वाले परिवर्तन के अनुसार नहीं बदल पाते हैं वो जीव नहीं जीवित रहते, वो जीव मर जाते हैं। बताओ चाचा, जैसे कुत्ते के बच्चे होते हैं ना, तो कुत्ते के बच्चे जब दीपावली के बाद ही वैसा कुछ सीन होता है उनका, आते हैं तो ठंडी का मौसम रहता है तो उसमें वातावरण देखो बदला हुआ रहता है, तो उसी समय वो लोग कुछ जी पाते हैं लेकिन कुछ मर जाते हैं। देखते हो बहुत ढेर सारे बच्चे देती है, इसलिए उसे पता रहता है कुछ जिएंगे कुछ मर जाएंगे, ठीक है। चले यार, पता है डार्विन ने पता नहीं कहाँ से सिद्धांत देना शुरू। तो एक बात आप लोग सोचे होंगे कि डार्विन को उस सिद्धांत देने के लिए पूरी जिंदगी लग गई है ना, उसने पूरी ज़िंदगी में अपना स्ट्रगल किया, पूरी ज़िंदगी में अपना मेहनत किया, लेकिन आज उसी सिद्धांत को हम इस 20-25 मिनट के अंदर पढ़ लेते हैं। और यहाँ नहीं, यहीं तक नहीं रुकते हैं, उसके अंदर आलोचना भी निकाल देते हैं, उसके अंदर उस व्यक्ति की गलतियाँ भी निकाल देते हैं है ना। तो चलिए ठीक है, जो भी है। अब चौथा नंबर आता है विभिन्नताएं, वेरिएशन, है ना, विभिन्नताएं। तो यहाँ पे आप लोग सिंपली लिख सकते हैं कि डार्विन ने बताया कि प्रत्येक जीव के अंदर विभिन्नताएं पाई जाती हैं, कुछ ना कुछ विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। बस इसमें यही है ना, इसमें कोई ज़्यादा कुछ खास नहीं है। इसमें चाचा यही बताया जाता है विभिन्नताएं पाई जाती है कुछ ना कुछ जीव के, जैसे बंदर के अंदर विभिन्नताएं, हमारे अंदर विभिन्नताएं, है ना। तो इसमें कुछ जीव के अंदर विभिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे एक माता पिता की संतानें अलग अलग होती हैं, है ना, वो अगर वो जुड़वा ना हो तो विभिन्नताएं का एग्जाम्पल देते हैं डार्विन की एक माता पिता की संतानें अलग अलग होती हैं, यानी भिन्न भिन्न होती हैं, जुड़वा ना हो तो। अगर वो जुड़वा हो जाएंगे तो यार बिल्कुल समान ही रहेंगे वो, है ना, ऐसा। तो ये था इनका विभिन्नताएं, वेरिएशन। अब आता है वातावरण में अनुकूल, वातावरण से अनुकूलन। बिल्कुल ये सिंपल है, यही चीज आप लोग समझ रहे हो उतनी समय से, है ना। वातावरण से अनुकूलन क्या कहता है कि भैया जो जीव वातावरण के प्रति अनुकूल रहेगा, है ना, जो जीव वातावरण के प्रति अनुकूल वही जीवित, ठीक है। जो जीव वातावरण के प्रति अनुकूल रहेगा वही जीव जीवित रहेगा और बाकी जीव मर जाएंगे, ठीक है। बस यही बदलता रहता है, यही मतलब बोलता है, वही जीवित रहता है। फिर आता है इनका 6वां नंबर कि नई जातियों की उत्पत्ति, है ना, या फिर नई जातियों की उत्पत्ति, है ना, नई जातियों की उत्पत्ति। ये जो नई जाति होते हैं ये कैसे आ जाती हैं?
तो नई जातियों की उत्पत्ति के बारे में इन्होंने बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाला परिवर्तन, है ना, इन्होंने बताया कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो परिवर्तन होता है वो आगे जाकर के एक बड़ा परिवर्तन का रूप ले लेता है। ठीक है, आगे जाकर के वो एक बड़ा परिवर्तन हो जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग। ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी होने वाले परिवर्तन से इसी के कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं, ये डार्विन ने बता दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे डार्विन ने इतना बता दिया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको इतना अपने कॉपी नोट डाउन करना। मैं इधर बैठा हुआ हूँ, लिखो जल्दी से, जल्दी से लिखो। ठीक है, तो अगर इसमें नई जातियों की उत्पत्ति में आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि पीढ़ी दर पीढ़ी में जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं, है ना, ये क्या होती हैं, ये एक हो जाती हैं और एक नई प्रजाति का ये विकास करने लगती हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि जो नई पीढ़ी के सदस्य होते हैं वो पुरानी पीढ़ी के सदस्य से बिल्कुल भिन्न होते हैं, है ना। क्या होता है कि नई पीढ़ी के जो सदस्य होते हैं, इसके अंदर जो नई पीढ़ी के सदस्य हैं वो पुरानी पीढ़ी के सदस्य भिन्न होंगे। जैसे हमारे अगर पूर्वज 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 बहुत पूर्वज देखा जाए तो हमारे पूर्वज हैं बंदर। ठीक है, अब देखो इतने इनके नियम थे, 1 2 3 4 5 6, सभी के बारे में लिखवा दिया। ठीक है, अब आ जाओ, अब इनकी आलोचना होती है। आलोचना मतलब कुछ बहुत बड़े ज्ञानी लोग हैं ना, कुछ और वैज्ञानिक मिल के इनकी आलोचना करते हैं, है ना। तो आलोचना भी जरूरी था भैया, नहीं कुछ और नई चीज़ें खोजने ना मिलती, आलोचना यहीं पे की जाती है ना। जो डार्विन चाचा को मिटा दिए हमने, इसको आप लोगों ने लिख लिया होगा, मैं इतना ही मिटा देता हूँ, इतने में समझा दूंगा आलोचना क्या है। अब यहाँ पे ना उसका जिराफ का उदाहरण इसी में आएगा, जिराफ का। डार्विन ने क्या बताया, आलोचना हेडिंग डाल लो, जल्दी से मेरे साथ लिखना शुरू कर दो। आलोचना पहली आलोचना ये होती है कि डार्विन ने ये तो बता दिया कि विभिन्नताएं होती हैं, है ना, और ये विभिन्नताएं वंशागत होती हैं, लेकिन डार्विन ने ये नहीं बताया कि ये जो विभिन्नताएं होती हैं ये दैहिक कोशिका के अंदर होती है या फिर जनन कोशिका के अंदर होती है। हमारे अंदर 2 कोशिकाएं होती हैं, है ना, ऑटोनॉमस सेल और सेक्स सेल, दैहिक कोशिकाएं और जनन कोशिकाएं। तो डार्विन ने ये नहीं बताया कि ये जो विभिन्नताएं होती हैं ये दैहिक कोशिकाओं के अंदर होती हैं या फिर जनन कोशिकाओं के अंदर होती हैं। डार्विन सिर्फ ये बता देते हैं कि ये दोनों प्रकार की विभिन्नताएं समान रूप से वंशागत होती हैं। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं है। ये लिख लिए। इसमें आप क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे डार्विन ने दैहिक और जनन कोशिकाओं की विभिन्नताओं में कोई अंतर नहीं स्पष्ट किया है। डार्विन के अनुसार दोनों प्रकार की विभिन्नताएं समान रूप से वंशागत होती हैं। ठीक है, सेकंड नंबर डार्विन उत्परिवर्तन के बारे में नहीं बताते हैं। ठीक है, अगला नियम है हमारा उत्परिवर्तन का, उसे भी पढ़ेंगे। डार्विन उत्परिवर्तन के बारे में नहीं बताते हैं। ठीक है, डार्विन उत्परिवर्तन अर्थात म्यूटेशन, है ना, किसी भी जीव में अचानक से होने वाला परिवर्तन, ठीक है, इसके बारे में इन्होंने नहीं बताया। तो डार्विन ये बताते हैं कि जो जीव में परिवर्तन होता है वो सिर्फ और सिर्फ विभिन्नताओं के द्वारा होता है ना। पीढ़ी दर पीढ़ी में जो परिवर्तन होता है वो विभिन्नताओं के द्वारा होता है और ये विभिन्नताएं ना वंशागत होती हैं। लेकिन डार्विन ने ये नहीं बताया कि भैया उत्परिवर्तन भी होता है। ठीक है, उत्परिवर्तन मतलब जीव के अंदर अचानक से होने वाला परिवर्तन, अचानक से होने वाला परिवर्तन। ठीक है, और ये उत्परिवर्तन कभी कभी जीव के लिए लाभदायक होता है तो कभी कभी जीव के लिए हानिकारक भी हो जाता है। जैसे हिरण के सींग, है ना, हिरण जो होता है, हिरण के लंबे सींग उसके लिए हानिकारक है, वो फंस जाता है। हिरण लिख गया, इसको लिख लेना, हिरण के लंबे सींग, जो हिरण होता है उसके लंबे सींग उसके लिए हानिकारक होते हैं। ठीक है, ये चीज समझ लेना। इसके बाद दूसरा हो गया पॉइंट। तीसरा पॉइंट में डार्विन ये बताते हैं अपने नियम में कि डार्विन जो योग्यतम की उत्तरजीविता होती है ना, क्या होती है, योग्यतम की उत्तरजीविता के कारण को तो स्पष्ट कर देते हैं, है ना। योग्यतम की जो उत्तरजीविता होती है इसके कारण को तो स्पष्ट कर देते हैं, लेकिन योग्यतम की उत्पत्ति को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। तीसरा नंबर, डार्विन अपने नियम में योग्यतम की उत्तरजीविता के कारण को तो स्पष्ट कर देते हैं, लेकिन योग्यतम की उत्पत्ति को स्पष्ट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या है,
तो चौथा पॉइंट डार्विन यही बताते हैं कि ये जो म्यूटेशन हिरण का उदाहरण, लाभदायक हानिकारक, हाँ बस यही है, उत्परिवर्तन हो गया। इसमें डार्विन यही चौथा नियम आपका यही होता है, हिरण के लंबे सींग वाला चौथा नियम है, ठीक है। इसमें है कि डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद में, ठीक है, डार्विन ने प्राकृतिक वर्णवाद में यह कहा कि छोटी छोटी विभिन्नताएं, ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाती हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थापित होती हैं या स्थापित होकर प्रबल होती हैं, परंतु ये स्पष्ट नहीं कर पाए कि इस क्रिया के अंदर कभी कभी अधिक विशिष्टताएं, अधिक विभिन्नताएं होने के बाद वो जीव वो जो विभिन्नताएं हैं, वो विभिन्नताएं जीव को हानि पहुंचा सकती हैं, वो विभिन्नताएं जीव के लिए हानिकारक होती हैं, ये स्पष्ट नहीं कर पाए। जैसे हिरण के लंबे सींग, ठीक है, ये तो उत्परिवर्तन में परिवर्तन उदाहरण मत लिखना इसको, अचानक से होने वाले परिवर्तन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं बताया। इन्होंने सिर्फ यही बताया है कि ये जो उत्परिवर्तन होता है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, वंशागत होता है, ठीक है। फिर ये जो जिराफ का उदाहरण, जिराफ का उदाहरण डार्विन भी देते हैं, जिराफ का उदाहरण लैमार्क भी देते हैं। पहले तो हम लोग लैमार्क का जिराफ का देख लेते हैं, फिर देख लेते हैं डार्विन का। तो लैमार्क के अनुसार क्या होता था कि एक ही जाति के जिराफ पाए जाते थे, ठीक है, और जब नीचे की घास खत्म हुई तो कुछ जिराफ मर गए, बाकी कुछ उचक उचक के घास खाना शुरू कर दिए, जिसके कारण से जिराफ की गर्दन लंबी होने लगी और उनकी टांगे अगली वाली लंबी होने लगी, इस कारण से, ठीक है। लेकिन डार्विन ने बताया कि डार्विन के जीवन संघर्ष के नियम के अनुसार जिराफ का उदाहरण, ठीक है, तो इसमें बताया कि 2 जिराफ थे। अच्छा जी, डार्विन ने बताया कि 2 जिराफ थे, एक तो लंबी गर्दन वाले, एक छोटी गर्दन वाले। जिनकी छोटी गर्दन थी उनके छोटे पैर थे, लंबी गर्दन लंबे पैर, छोटी गर्दन छोटे पैर वाले, छोटी टांग वाले जिराफ, ठीक है। लेकिन इन्होंने बताया कि 2 जिराफ थे, ठीक है, एक लंबी गर्दन वाले, एक छोटी। लंबी गर्दन वाले अपना घास फूस खाते थे, छोटी गर्दन वाले अपना वो लंबी गर्दन वाले अपना पेड़ पे जा करके पत्तियां खाते थे, और जो छोटी गर्दन वाले थे वो क्या करते थे, वो नीचे की घास खाते थे, ऐसे करके, है ना। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि जब नीचे प्रकृति में अचानक से परिवर्तन हुआ, है ना, इसमें क्या होता है कि वातावरण में अनुकूलन हुआ तो नीचे वाली घास खत्म हो गई, रेगिस्तान की घास सब खत्म हो गई नीचे की। जब नीचे की घास खत्म हो गई तो जो छोटी गर्दन वाले जिराफ थे ना, ये मर गए। अब कौन बचे? बचे बड़ी गर्दन वाले जिराफ। बड़ी गर्दन वाले जिराफ अपना खाना खा रहे थे, आज वो जिंदा है। इनके नियम के अनुसार ये होता है, लेकिन लैमार्क के अनुसार ये होता है। दोनों की आलोचनाएं हुई, ठीक है। बस अब हम लोग अगले पॉइंट में पढ़ेंगे उत्परिवर्तनवाद, और उत्परिवर्तनवाद को पढ़ने के बाद ये जो 3 टॉपिक हैं हमारा जैव विकास के 3 जो सिद्धांत हैं वो हमारे खत्म होंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बायो वुमन पॉइंट का मुख्य उद्देश्य शिक्षा को आसान बनाना है, जिसके कारण से अधिक बच्चे पढ़ाई की तरफ आकर्षित हों और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं।